नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। योगी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला, जारी रहेगी फ्री राशन योजना। अखिलेश और शिवपाल के बीच बड़ी दूरी और ट्रैफिक जाम से मेरठ रोड पर जाना हुआ मुश्किल। शपथ लेने के अगले दिन ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट की पहली बैठक बुलाई। कैबिनेट ने पहला फैसला प्रदेश की 15 करोड़ जनता के हित में लिया। फ्री राशन योजना को 3 महीने का विस्तार दिया गया है। कल ही योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और आज वो एक्शन में आ गए। शनिवार की सुबह योगी कैबिनेट की पहली बैठक हुई। बैठक में योगी ने सबसे पहला फैसला प्रदेश की गरीब जनता के हक में लिया। दरअसल योगी सरकार ने कोरोना काल में फ्री राशन योजना लागू की थी। दिसंबर में ये योजना मार्च तक बढ़ा दी गई थी। 3 महीनों के लिए उस समय हम लोगों ने इसको लागू किया था और 2021 में पहले 3 माह मई, जून, जुलाई 21 में भी हम लोगों ने 3 माह तक इस योजना को प्रदेश के अंदर राज्य सरकार के स्तर पर प्रारंभ किया था और उसके उपरांत दिसंबर से मार्च तक इन 4 महीनों के लिए राज्य सरकार के स्तर पर फिर से योजना प्रारंभ हुई थी। मार्च में हुई मतगणना के बाद भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई। 25 मार्च को योगी ने अपने दूसरे कार्यकाल की शपथ ली। 26 मार्च की सुबह कैबिनेट की पहली बैठक हुई। बैठक में पहला निर्णय फ्री राशन योजना को विस्तार देने का लिया गया। उत्तर प्रदेश की 15 करोड़ जनता को अगले 3 महीने तक मुफ्त राशन मिलता रहेगा। क्योंकि ये योजना मार्च 2022 तक ही थी, इसलिए इस योजना को, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश की 15 करोड़ जनता को, अंत्योदय जो परिवार हैं उनको 35 करोड़ खाद्यान्न और पात्र गृहस्थी के जो परिवार हैं उन्हें पर यूनिट 5 किलो खाद्यान्न प्राप्त होता है। राज्य शासन ने इसके साथ ही प्रत्येक परिवार को 1 किलो दाल, 1 किलो रिफाइंड तेल, 1 किलो आयोडाइज्ड नमक यह भी अतिरिक्त उपलब्ध करवाया था और इसके साथ ही अंत्योदय परिवारों को 1 किलो चीनी भी राज्य शासन ने अपने स्तर पर प्रदान किया था। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह फैसला उत्तर प्रदेश की जनता को समर्पित है। कैबिनेट ने पहला फैसला जनता के हित में लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। अखिलेश और शिवपाल यादव के रिश्ते में फिर से खटास आ गई है। शनिवार को हुई सपा विधायकों की बैठक में शिवपाल यादव को नहीं बुलाया गया। इससे आहत होकर शिवपाल इटावा चले गए हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान ही दोनों एक साथ आए थे। चुनाव हारे तो क्या हार गए रिश्ते भी? क्या विधानसभा चुनाव के दौरान चाचा भतीजे के केवल दल मिले थे, दिलों में कसक बाकी थी? ये सवाल हम नहीं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और शिवपाल यादव के समर्थक पूछ रहे हैं। दरअसल शनिवार को समाजवादी पार्टी कार्यालय पर विधायकों की बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में शिवपाल यादव को न्योता नहीं मिला। पार्टी का विधायक हूँ और मैं सक्रिय सदस्य बन करके ही चुनाव लड़ा था और आज विधानमंडल दल की मीटिंग चल रही है और मुझे कोई सूचना नहीं, जबकि सभी विधायकों को सूचना दी गई है। तो जब मुझे कोई सूचना नहीं दी गई है तो मैं अभी बस इसलिए मैं बैठक में नहीं गया और अभी हम सीधे यहाँ से जा रहा हूँ इटावा। सुना आपने, चाचा शिवपाल यादव अभी तक समझ नहीं पाए कि भतीजे अखिलेश यादव ने उन्हें पार्टी में माना भी है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि भतीजे ने केवल चुनाव के लिए चाचा का इस्तेमाल किया हो। अब जब सत्ता हाथ नहीं लगी तो चाचा का करना क्या है? शिवपाल इतने आहत हैं कि वापस इटावा चले गए। देखिए 2 दिन से मैं इंतज़ार कर रहा था, नहीं तो मैं अपना चला जाता। मैंने सब अपने कार्यक्रम रद्द करके इस बैठक के लिए यहाँ पर रुका था, लेकिन
मुझे तब भी कोई सूचना नहीं दी गई। मैंने समाजवादी पार्टी के नेताओं से भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहीं पर भी मुझे तब भी कोई सूचना नहीं दी गई। तो इसलिए मेरा जाना विधानमंडल दल की बैठक में उचित नहीं है। जबकि देखिए, मैंने तो हमेशा यही कहा कि जो भी मुझे जिम्मेदारी मिलेगी उससे हम निभाएंगे। लेकिन आज हमें विधानमंडल दल की बैठक चल रही है, मुझे बुलाया नहीं गया, इसलिए मैं नहीं गया। इस घटना के बाद इतना तो तय है कि यादव परिवार में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। शिवपाल के समर्थक और सपा के कार्यकर्ता कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं। अब तो लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि चाचा भतीजे की रार आखिर सड़क पर कब दिखाई देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। शनिवार को समाजवादी पार्टी के विधायकों की बैठक हुई। बैठक में अखिलेश यादव को पहले नेता विधायक दल और फिर नेता प्रतिपक्ष चुना गया। अब अखिलेश यादव सदन में मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। अखिलेश यादव ने योगी सरकार के सामने एक मजबूत विपक्ष की ओर एक कदम बढ़ा दिया है। आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी के विधायकों की बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में पार्टी के वरिष्ठ विधायक अवधेश प्रसाद ने अखिलेश यादव को नेता प्रतिपक्ष चुनने का प्रस्ताव रखा। इसका अनुमोदन आलम बदी ने किया। विधानमंडल नेता का प्रस्ताव लालजी वर्मा ने रखा। सपा विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद अब विधानसभा में अखिलेश यादव नेता विपक्ष होंगे। इसका मतलब साफ है कि अखिलेश यादव ने विपक्ष की मजबूती के लिए एक कदम आगे बढ़ा दिया है। अखिलेश पहले ही कह चुके हैं कि 5 साल जनता के लिए सड़क से सदन तक संघर्ष करेंगे। समाजवादी पार्टी 5 साल से सत्ता से बाहर है। अब 5 साल उसे और विपक्ष में बैठना है। 10 साल सत्ता से दूर रहने पर पार्टी का कार्यकर्ता हताश और निराश हो जाता है। अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित बनाए रखने के लिए अखिलेश यादव विपक्ष की मजबूत भूमिका निभाना चाहते हैं, ताकि वर्ष 2027 के चुनाव में सत्ता में वापसी की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। बैंकों पर निर्भर रहने वाले लोगों के लिए बुरी खबर है। अगले 2 दिन बैंकों की छुट्टी है, उसके बाद 2 दिन कर्मचारियों की हड़ताल है और फिर मार्च की क्लोजिंग है। बैंकों में अब 1 अप्रैल से ही काम सुचारू रूप से हो पाएगा। आज से 4 दिन के लिए बैंकों के कामकाज बंद हो गया है। लगातार 4 दिन जहां बैंक बंद रहेंगे, वहीं वित्तीय वर्ष के बाकी के अंतिम 2 दिन उपभोक्ताओं के काम नहीं हो सकेंगे। यानी 6 दिन तक उपभोक्ताओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि इस दौरान ऑनलाइन बैंकिंग जारी रहेगी। आज महीने का चौथा शनिवार है, जिसकी वजह से बैंक बंद रहे। कल रविवार को साप्ताहिक अवकाश रहेगा। 28 और 29 को निजीकरण और बैंक संशोधन की मांग को लेकर बैंक कर्मियों को देशव्यापी हड़ताल रहेगी। बैंक कर्मी हड़ताल पर रहेंगे, जिससे उपभोक्ताओं के काम नहीं हो सकेंगे। इसके बाद 30 और 31 को वित्तीय वर्ष का आखिरी दिन बैंकों में लेखाबंदी रहती है। इन दिनों बैंक तो खुलेंगे, लेकिन उपभोक्ताओं के अन्य काम नहीं हो सकेंगे। यानी आने वाले 5 दिनों में भी उपभोक्ताओं को बैंक संबंधी कामों के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि ऑनलाइन सेवाएं जारी रहेंगी, लेकिन इस दौरान एटीएम में कैश की दिक्कत हो सकती है। व्यापारी वर्ग इस बात को लेकर चिंतित दिखाई दे रहा है। जिस तरह से सभी को मालूम है कि 4 दिन के लिए बैंकों की हड़ताल, 2 दिन बैंक वैसे बंद है, सैटरडे संडे, और 2 दिन की बैंक की हड़ताल सुनने में आ रही है। ऐसे में बैंक कर्मचारियों ने जो 31 मार्च से पहले ये दिन चुने हैं, उसमें पूरे हिंदुस्तान के व्यापारियों को बहुत बड़ा झटका लगेगा। सभी की बैंक क्लोजिंग है और लेबर का, सब लोगों का भुगतान रहता है। इन दिनों में बहुत प्रेशर रहता है, तो सरकार को इस तरीके से ब्लैकमेल करना वो भी ठीक नहीं है। लेकिन इसमें अरबों खरबों रुपए का व्यापार सफ़र करेगा। बैंक आज सब इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग हो रही है और बैंक पे काफ़ी कुछ डिपेंड रहता है, इसलिए व्यापारियों को बहुत बड़ा नुकसान होने का ये माध्यम बनेगा। 30 मार्च के आखिरी चरण के अंदर क्योंकि व्यापारी को बहुत ज़्यादा काम होता है। आपने भी सुना होगा, आप भी पत्रकार हैं, लोगों की पेमेंटें होती हैं, लेनी होती हैं, देनी होती हैं कि भी हमारा अकाउंट सेटलमेंट कर लो। आज शनिवार जो 4 सैटरडे है, छुट्टी आज की, कल हमारा इतवार है, तो परसों क्या नाम है, ये 28-29 की हड़ताल इन्होंने रख दी है और 30-31 बैंक वाले बोले काम भी करते हैं करने के लिए। तो व्यापारी को बहुत 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 बड़ा नुकसान है।
मेरी बैंक एम्प्लॉई एसोसिएशन से रिक्वेस्ट है इस आपके माध्यम से कृपया हड़ताल को वापस ले लें और हड़ताल का समय कोई और निश्चित करें, अपनी मांगों के लिए अपनी बात को बैठ के बात करें, तो इससे लोकतंत्र में और जो आर्थिक तंत्र हमारा व्यापारियों का है बहुत नुकसान होगा। योगी मंत्रिमंडल में गाजियाबाद से एकमात्र मंत्री नरेंद्र कश्यप को बनाया गया। कश्यप भाजपा के ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। वो गाजियाबाद की सेक्टर 23 कॉलोनी में रहते हैं। वहां परिजनों ने जमकर जश्न मनाया। भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाए जाने के बाद से ही गाजियाबाद में भाजपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त खुशी की लहर है। जैसे ही नरेंद्र कश्यप ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की शपथ ली, सेक्टर 23 में उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। उनके समर्थक ढोल नगाड़ों के साथ उनके आवास पहुंच गए। समर्थकों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर बधाई दी। अपना निजी विचार इस गीत के जरिए अपने निजी यूट्यूब चैनल पर डालता हूँ। आपको पसंद आए तो इसको शेयर करें, सुनें और कमेंट करें, और पसंद ना आए तो आपसे गुजारिश इसको इग्नोर करें। जय श्री राम। लोगों ने परिवार के सदस्यों को बधाई देते हुए मुंह मीठा किया। कई सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने भी ढोल नगाड़ों की थाप पर नृत्य कर खुशी मनाई। काफ़ी लंबे समय तक राजनीति में सक्रिय नरेंद्र कश्यप ने ओबीसी समाज को भाजपा के साथ जोड़े रखने में बड़ी भूमिका निभाई। चुनाव से पहले भाजपा संगठन ने नरेंद्र कश्यप को ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी थी। इस जिम्मेदारी को उन्होंने बाखूबी निभाया। यही कारण है कि प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें मंत्री की जिम्मेदारी दी है। इस बात पर लोग खुश हैं। नरेंद्र कश्यप को मंत्रिमंडल में जगह देकर भाजपा ने गाजियाबाद और ओबीसी समाज का मान बढ़ाया है। आने वाले दिनों में पश्चिम उत्तर प्रदेश में भाजपा की स्थिति और मजबूत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट युग पर्वत। गाजियाबाद के संतोष अस्पताल के प्रबंधन का अमानवीय चेहरा सामने आया है। यहां इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई। अस्पताल ने परिजनों को बहुत अधिक बिल थमा दिया। बिल का भुगतान नहीं करने पर शव देने से इनकार कर दिया। अस्पताल में देर तक हंगामा होता रहा। रोते बिलखते इस परिवार की बात आप सुनेंगे तो दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। ऐसी घटना वो भी योगीराज में। किसी अस्पताल की इतनी हिम्मत देखकर आश्चर्य होता है। ये मामला संतोष अस्पताल का है। यहाँ कलावती को पथरी के दर्द के कारण भर्ती कराया गया था। 23 मार्च को भर्ती कराने के समय पथरी के दर्द के अलावा उन्हें कोई और शिकायत नहीं थी। 23 तारीख की शाम को 7:30 बजे मैं एडमिट करा था। ये तो कल शाम बता रहे आप। 23 तारीख को शाम को एडमिट करा था। क्या बीमारी थी और क्या यहाँ हुआ? पथरी का पेट में दर्द उठा था। अच्छा, फिर क्या रहा आगे यहाँ पे? उन्होंने दवाई चलाई अपनी, तो जनरल में जाकर शिफ्ट कर दिया। उसके बाद रात को कोई देख रेख नहीं हुई। फिर सुबह आए डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा इनकी इमरजेंसी है, तो उन्होंने जाकर आज सुबह भर्ती कर दिया। मुझे पता कि रात भर इमरजेंसी में जनरल में कुछ ना करा। जनरल में कोई आया ही नहीं था। कोई रात भर बिना ऐसी पड़े। 25 मार्च की देर रात कलावती की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि मरीज को वेंटिलेटर पर बिना उनकी अनुमति के रख दिया गया। उनको कोई जानकारी भी नहीं दी जा रही थी। रात 2 बजे मौत की सूचना दी गई। इतना ही नहीं, अस्पताल ने बिल कई गुना ज़्यादा बना दिया और भुगतान नहीं होने पर शव देने से इनकार कर दिया। कि दवाई अभी रात की दवाई दे दो। रात की दवाई के बाद मना कर दिया साहब कि रात की दवाई नहीं देंगे हम, तो पैसे जमा नहीं करेंगे। अच्छा, डेथ की सूचना कब मिली आपको इनकी? रात 1:30 बजे के आसपास। उससे पहले कौन से वार्ड में एडमिट थी और फिर कहाँ ले गए? और वेंटिलेटर पर कब ले? वेंटिलेटर पर कल सुबह से लगा रखी है। बताया था वेंटिलेटर पर ले जाने लगाने के बाद बताया है। लगाने के बाद में
उससे पहले कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि हाँ भाई हम लगा रहे हैं या किसी के सिग्नेचर करवाए हो, कुछ नहीं। और बात बात पे सिग्नेचर कराए जा रहे हैं, हर घंटे 4-5 बार जो है ना सिग्नेचर। मतलब ये कि अब बिना पैसे डेड बॉडी नहीं दे रहे। अच्छा, बोल रहे पहले बिल क्लियर करो, बिल क्लियर कर देते हम, पेशेंट तो सही होता। टोटल कितना बिल बता रहे हैं? 70,000 बता रहे हैं। उसमें जो हमने पहले इमरजेंसी में करे थे तो 5,000 जो जमा कर दिए, 10,000 के लिए बोला था। वही तो रात दवाई के लिए मना करते, रात का बिल भी जोड़ रखा उसमें कि रात का बिल भी है। अब रात 45 से बता रहे हैं, अब 70,000 से प्लस पहुँची है। बिल के लिए तो ये कह रहे हैं हमारा हिसाब करो तब डेड बॉडी कितना बिल बता रहे हैं? कितना? 70,000 के आसपास बना रहे हैं, 7,000 बाकी जमा कर दिया है, 63,000। अच्छा, तो डॉक्टर से बात हुई, उसका इलाज कंपनी है, पैसा या कुछ बात हुई है आपकी? क्या कह रहे हैं? नहीं बात हुई है, मेरी बात हुई है, हमारी भाई साहब मेरी बात हुई है। वो मैंने सारी स्थिति बता दी है कि ऐसे घरों में कोठिन में काम करके अपना पेट पाल लें, खाना पीना बना के, झाड़ू पोछा लगा के खाना पीना बना रहे। तो उन्होंने मैडम ने बोला कि क्या नाम है, स्टाफ को आने दो, मैनेजमेंट को आने दो, आने के बाद में हम बात करते हैं। कल 2 बजे तक का टाइम मांगा था। अस्पताल ने शव नहीं दिया तो परिजन गुस्से में आ गए। यहाँ घंटों तक हंगामा होता रहा। अस्पताल प्रबंधन का पक्ष जानने का प्रयास किया गया, मगर उधर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद में इन दिनों ट्रैफिक जाम एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। मेरठ रोड का तो और भी बुरा हाल रहता है। शनिवार को सुबह से दोपहर तक मेरठ रोड पर जाम लगा रहा, लोगों को घंटों परेशानी उठानी पड़ी। गाजियाबाद में ट्रैफिक जाम की समस्या कोई नई बात नहीं है, मगर इन दिनों मेरठ रोड की हालात कुछ ज़्यादा ही खराब है। यहाँ सुबह सवेरे से ही जाम लग जाता है। 8 बजते बजते गाजियाबाद से मुरादनगर तक वाहनों की लंबी लाइन लग जाती है। नौकरी करने वाले लोग अक्सर लेट हो जाते हैं। कई बार तो एम्बुलेंस भी जाम में फंसी रहती है। दरअसल इन दिनों कई परीक्षाएं चल रही हैं। मेरठ रोड पर कई स्कूल कॉलेज हैं। यहाँ परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा देने आए छात्रों के वाहन सड़क पर खड़े होते हैं। जब परीक्षा छूटती है तो सारे छात्र एक साथ सड़क पर उतर आते हैं। इसी वजह से मेरठ रोड पर भयंकर जाम लग जाता है। शनिवार को भी सुबह से लेकर शाम तक जाम लगा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। नेहरू नगर के ग्लोबल एसडी स्कूल ने एकाएक फीस में बढ़ोतरी कर दी है। इससे अभिभावक बहुत परेशान हैं। महंगाई के इस दौर में उनकी जेब पर और अधिक बोझ पड़ गया है। अभिभावकों ने स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया। नेहरू नगर स्थित एसडी ग्लोबल स्कूल में फीस वृद्धि के विरोध में अभिभावकों ने जमकर हंगामा किया। अभिभावकों ने आरोप लगाया कि प्रति महीने 1,500 रुपये की फीस वृद्धि की गई है। अभिभावकों ने कहा कि अभी कोरोना काल संकट से पूरी तरह नहीं उभरे हैं। स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस के बाद भी पूरी फीस देनी पड़ रही है। ऐसे में इस फीस वृद्धि से बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। मेरा बच्चा 3rd बी में पढ़ता है, अब 4th में आएगा। अब इन्होंने पिछले साल जो है टेक्नोलॉजी फीस इन्होंने इम्पोज करी हमारे ऊपर अचानक से ही 400 रुपये पर महीने के हिसाब से 4800 मांग रहे हैं। और तब उससे पहले ये कह रहे हैं कि कोई आपका वो नहीं देंगे, सर्टिफिकेट नहीं देंगे। और अब की बार की जो इस बार है 2020-2023 की, इन्होंने सीधा 30% से ऊपर, ये रहा देखो 4100 रुपये की फ़ीस इन्होंने कर दी है, जो कि 3000 समथिंग थी। 30% से ऊपर का हाइक किया है। स्कूल की इस मनमानी से अभिभावकों की जेब पर भी बोझ पड़ेगा। अभिभावकों ने कहा कि शासन ने भी स्कूलों को अभी फीस न बढ़ाने के निर्देश दिए थे, लेकिन स्कूल संचालक अपनी मनमानी कर रहे हैं, जबकि फीस निर्धारण भी किया गया था जिसके अनुसार अधिक फीस स्कूल नहीं ले सकते। इसके बाद भी प्रति बच्चा 1,500 रुपये फीस वृद्धि का सर्कुलर जारी कर दिया है। फीस जमा न करने पर उनके बच्चों के नाम काटने की चेतावनी दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। कश्मीर से विस्थापित पंडितों के पुनर्वास की मांग उठने लगी है। सिद्धित फाउंडेशन ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। फाउंडेशन ने केंद्र सरकार से मांग की है कि पंडितों को उनके मूल स्थान पर फिर से बसाया जाए। लोग कश्मीरी पंडितों को बसाने के संबंध में दे रहे हैं। देश में विभिन्न सरकारें आई, लेकिन उनकी समस्या का समाधान बिल्कुल भी नहीं किया गया। तो इसलिए भारत सरकार से निवेदन है, क्योंकि वर्तमान सरकार का पूरा जोर इनको बसाने पर है, तो जो विस्थापित कश्मीरी हैं उनको उनके कश्मीर में
ज़रूर बसाया जाए, उनके लिए व्यवस्था तुरंत की जाए, जिससे कि वो सुख चैन से अपने साथ अपने जम्मू कश्मीर के अंदर आराम से रह सकें। अभी उनको बाहर रहना पड़ रहा है, बहुत कष्ट उठाना पड़ रहा है, और शरणार्थी का जीवन अपने ही देश में जी रहे हैं। ये कम से कम रुकना चाहिए। अपने देश में शरणार्थी बनना बहुत ही दुखद है। कम से कम अपने देश के अंदर तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, और मजबूत सरकार है ये, तो हम आशा करते हैं कि वो निश्चित ही उनको वापस कश्मीर के अंदर बसाएगी। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट, और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।